नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा सांकेतिक समाचार। मैं हूं साइमा खान और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली। नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। पीएम मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति ने रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की जताई प्रतिबद्धता। दुर्लभ खनिज सहित कई अहम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर हुए समझौते। भारत की सेमीकंडक्टर क्रांति में आज जुड़ेगा नया अध्याय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे चिप प्लांट का शिलान्यास। हजारों युवाओं को मिलेगा प्रत्यक्ष रोजगार। पीएम मोदी के मानव केंद्रित एआई दृष्टिकोण को सभी ने सराहा। अश्वनी वैष्णव ने कहा कि 88 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने एक समझौते पर किए हस्ताक्षर। असम के कामरूप से अमित शाह की घुसपैठियों को दो टूक। कहा देश हुआ नक्सलवाद मुक्त, अब घुसपैठियों की बारी। कांग्रेस पर साधा निशाना। और एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान कांग्रेस के प्रदर्शन को भाजपा ने बताया शर्मनाक। दिल्ली और गुजरात में कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन, राहुल गांधी को बताया देश विरोधी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति की द्विपक्षीय वार्ता में कई बड़े फैसले हुए। नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में सहमति पत्रों का आदान प्रदान हुआ और इनमें डिजिटल साझेदारी पर साझा घोषणा पत्र शामिल है। दोनों देशों में जिन समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ उनमें दुर्लभ खनिज, खनन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, स्वास्थ्य और परंपरागत ज्ञान जैसे क्षेत्रों में सहयोग से जुड़े घोषणा पत्र शामिल हैं। पीएम और ब्राजीली राष्ट्रपति ने साझा वक्तव्य में रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाने की प्रतिबद्धता जताई। क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ में जो समझौता हुआ है वो रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स के निर्माण में एक बहुत बड़ा कदम है। डिफेंस के क्षेत्र में भी हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। ये एक दूसरे के प्रति भरोसे और रणनीतिक तालमेल का बेहतरीन उदाहरण है। हम इस विन विन पार्टनरशिप को आगे भी और मजबूत करते रहेंगे। हम कृषि और पशुपालन क्षेत्र में अपने साझेदारी को भविष्य की जरूरतों के हिसाब से नए आयाम दे रहे हैं। क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, प्रिसीजन फार्मिंग और बायो फर्टिलाइजर जैसे क्षेत्रों में हमारा सहयोग दोनों देशों की फूड सिक्योरिटी को मजबूत करेगा। ब्राजील के राष्ट्रपति ने भारत के साथ साझेदारी को अहम बताया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों का सहयोग पूरे ग्लोबल साउथ के लिए लाभकारी है। We are not just the two biggest democracies of the global south. This is a meeting of the world's pharmacy with the world's barn, and a digital superpower with a renewable energy superpower. We are both mega diverse countries and hubs of of the cultural industry. And we both defend multilateralism and peace. भारत और ब्राजील के बीच नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ब्राजील के राष्ट्रपति अपने देश के प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई कर रहे थे और इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग में विस्तार सहित अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। दिल्ली में संपन्न हुए एआई इम्पैक्ट समिट में 88 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें सर्वजन सुखाय के सिद्धांत को सर्वोपरि रखा गया है। और इस विषय में जानकारी देते हुए सूचना प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा
कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मानव केंद्रित एआई के दृष्टिकोण को दुनिया भर में स्वीकार किया गया है। एआई इम्पैक्ट समिट का डिक्लेरेशन टोटल 88 कंट्रीज प्लस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने साइन किया है, जो अभी रिलीज हो रहा है। 86 कंट्रीज प्लस 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय इस प्रिंसिपल को फॉर्मलाइज किया है, इसको एक्सेप्ट किया है सारी दुनिया ने। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ह्यूमन सेंट्रिक एआई के विजन को सारे विश्व ने स्वीकार किया है। भारत मंडपम में टाइम्स फाउंडेशन की ओर से आयोजित राष्ट्रीय CSR शिखर सम्मेलन 2026 में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने शिरकत की और इस मौके पर अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने कहा कि कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व अब व्यवसाय का गौण हिस्सा नहीं रह गया है, ये राष्ट्रीय प्रगति का केंद्र बिंदु है। उन्होंने ये भी कहा कि ये वो स्थान है कि जहां उद्यमशीलता सहानुभूति से मिलती है और विकास को एक उद्देश्य मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा की नई दिल्ली में हुई मुलाकात में बड़े फैसले हुए हैं। द्विपक्षीय बैठक और प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद डिजिटल सहयोग से जुड़ा महत्वपूर्ण साझा घोषणा पत्र जारी किया गया और साथ ही दुर्लभ खनिज, स्टील सप्लाई चेन के लिए खनन, डाक सेवा, MSME, स्वास्थ्य और परंपरागत ज्ञान, डिजिटल लाइब्रेरी सहित कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए ब्राजील बिजनेस वीजा अवधि को 10 वर्ष तक बढ़ाएगा। पीएम ने प्रतिबद्धता जताई है कि अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार $20 अरब तक ले जाया जाएगा। भारत ब्राजील द्विपक्षीय सहयोग और पूरे ग्लोबल साउथ की समृद्धि के लिए मिलकर आगे बढ़ने की तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा की नई दिल्ली में हुई मुलाकात में बड़े फैसले हुए। द्विपक्षीय बैठक और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद डिजिटल सहयोग से जुड़ा महत्वपूर्ण साझा घोषणा पत्र जारी किया गया। साथ ही दुर्लभ खनिज, स्टील सप्लाई चेन के लिए खनन, डाक सेवा, MSME, स्वास्थ्य और परंपरागत ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी सहित कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए ब्राजील बिजनेस वीजा अवधि को 10 वर्ष तक बढ़ाएगा। पीएम ने प्रतिबद्धता जताई कि अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार $20 अरब तक ले जाया जाएगा। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में हमारा सहयोग दोनों देशों के साथ साथ पूरे ग्लोबल साउथ के लिए महत्व रखता है। मुझे खुशी है कि हम ब्राजील में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने पर काम कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर कंप्यूटर, सेमीकंडक्टर्स और ब्लॉकचेन जैसे क्षेत्रों में अपने सहयोग को भी हम प्राथमिकता दे रहे हैं। फिल्म और मीडिया क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC का ब्राजील की फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफ मिनास गेरेस और सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट का ब्राजील के साओ पाउलो विश्वविद्यालय के साथ छात्र शिक्षक आदान प्रदान बढ़ेगा। पीएम ने कहा कि ब्राजील को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाओं की आपूर्ति बढ़ाई जाएगी। साथ ही ब्राजील में आयुर्वेद और परंपरागत औषधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ में जो समझौता हुआ है वो रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स के निर्माण में एक बहुत बड़ा कदम है। डिफेंस के क्षेत्र में भी हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। ये एक दूसरे के प्रति भरोसे और रणनीतिक तालमेल का बेहतरीन उदाहरण है। पीएम ने संवाद और कूटनीति से समस्याओं के समाधान के साझा विचार का जिक्र किया। साथ ही कहा कि दोनों देश एकमत हैं कि आतंकवाद और उसके समर्थक पूरी मानवता के दुश्मन हैं। ऐलान किया गया कि कृषि और पशुपालन में भी दोनों देश सहयोग को बढ़ावा देंगे। क्लाइमेट रेजिलिएंट इन एग्रीकल्चर,
प्रिसीजन फार्मिंग और बायो फर्टिलाइजर जैसे क्षेत्रों में हमारा सहयोग दोनों देशों की फूड सिक्योरिटी को मजबूत करेगा। ब्राजील में ऑयल सीड्स, पल्सेस और इंटीग्रेटेड फार्मिंग के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इसी दिशा में एक अहम पहल होने वाली है। पीएम और राष्ट्रपति लूला ने संयुक्त राष्ट्र सहित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सुधार पर बल दिया। ब्राजील के राष्ट्रपति ने भारत के साथ दोस्ती को खास बताया। We are not just the two biggest democracies of the global south. This is a meeting of the world's pharmacy with the world's barn, and a digital superpower with a renewable energy superpower. We are both mega diverse countries and hubs of of the cultural industry, and we both defend multilateralism and peace. इससे पहले अतिथि राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत हुआ। राष्ट्रपति लूला ने दिल्ली स्थित राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। वीडियो कॉल। मैं सीनियर इंस्पेक्टर काली पहाड़ी चौकी से। यस, आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। ड्रग मैंने आपको अरेस्ट किया जाता है। यदि बचना चाहते हो तो 2 लाख रुपए। ये फोन पे कौन अरेस्ट करता है? तुम पुलिस नहीं है और हम होगा मतलब मूर्ख नहीं है। यूपीआई कहता है अगर कोई नकली पुलिस बन के आपको भी कॉल करे और डराए तो कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नव जीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। असम दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कामरूप में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कांग्रेस के 20 साल के शासन में कई जिलों में हिंदू आबादी घटने और घुसपैठ बढ़ने का आरोप लगाया। उन्होंने राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कहा कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में घुसपैठियों को हटाने की घोषणा करे। कांग्रेस के 20 साल में कई सारे जिलों में, इस 7 जिलों में हिंदू आबादी जो 38 लाख थी वो घटकर 36 लाख हो गई और पूरे जिले घुसपैठियों से भर गए। मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को चैलेंज देता हूं कि आपके घोषणा पत्र में अरे करना मत, सरकार बन जाए तो हटाना मत, सिर्फ घोषणा कर दो कि हम घुसपैठियों को हटाएंगे। इतनी घोषणा मात्र कर दो। राहुल गांधी एक बार बोले कि हम घुसपैठियों को हटाएंगे, हिम्मत नहीं है उनको बोलने की, क्योंकि ये घुसपैठिए उनकी वोट बैंक बने हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसके शासन में घुसपैठ बढ़ी और असम की जनसांख्यिकी पर असर पड़ा है। उन्होंने धुबरी, बारपेटा समेत कई जिलों का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा राज्य को इस स्थिति से मुक्त कराएगी। अमित शाह ने असम में घुसपैठ को कांग्रेस का पाप बताया। मित्रों, कांग्रेस के समय में यहां पर घुसपैठिया घुसे
जिसने आसाम की डेमोग्राफी को, जनसांख्यिकी को क्राइसिस के लेवल तक ले जाने का काम। उस वक्त भी हम घुसपैठ का विरोध करते थे। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, धुबरी, बारपेटा, दर्रंग, मोरीगांव, बोंगाईगांव, नौगांव और घोलपड़ा, ये सारे जिले मुस्लिम बहुल, घुसपैठिया बहुल बने हैं। किसकी जिम्मेदारी है? भाइयों बहनों, इसकी जिम्मेदारी सीधी सीधी कांग्रेस पार्टी पर जाती है। भारत मंडपम में आयोजित एआई शिखर सम्मेलन के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भारतीय युवा कांग्रेस के 4 नेताओं को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए नेताओं की पहचान कृष्णा हरी, कुंदन यादव, अजय कुमार और नरसिम्हा यादव के रूप में हुई है। सभी को हिरासत में लेने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया है। बता दें कि एआई शिखर सम्मेलन के दौरान कुछ युवाओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए आयोजन स्थल के बाहर जमकर नारेबाजी की थी, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने तत्काल हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रण में लिया और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। कोर्ट में पेशी के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। उधर एआई समिट में यूथ कांग्रेस के बवाल के विरोध में आज देश भर में भाजपा का प्रदर्शन जारी है। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, सांसद मनोज तिवारी की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा का आरोप है कि इस प्रदर्शन के माध्यम से कांग्रेस ने भारत की छवि को खराब करने की कोशिश की है। भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज तिवारी ने कांग्रेस पर देश की छवि को जानबूझकर खराब करने का आरोप लगाया। देश का गद्दार है, राहुल गांधी, राहुल गांधी। देश का गद्दार है, राहुल गांधी, राहुल गांधी। ये जो कांग्रेस के अंदर का फ्रस्ट्रेशन है, एआई इम्पैक्ट समिट का विरोध करने के लिए इस तरह की गिरी हरकत जो किया है कांग्रेस ने, उसको हम दिल्ली न देश की जनता कोई भी माफ करने वाली नहीं है। जो एआई इम्पैक्ट समिट है, इसमें कम से कम 80 से ज्यादा देशों के लोग आए हैं और सबने मुक्त कंठ से भारत के प्रयास की सराहना की है। नरेंद्र मोदी सहित देश के वैज्ञानिकों का सम्मान बढ़ाया है। ये समिट याद रखना दोस्तों, ये केवल इसलिए नहीं इम्पोर्टेंट है कि ये एआई इम्पैक्ट समिट भारत में हुआ। ये भारत में एआई इम्पैक्ट समिट नहीं था, ये भारत का एआई इम्पैक्ट समिट था। ये भारत का है, जो दुनिया जिसको देख करके आज हमारी तारीफ कर रही है, हमारे वैज्ञानिकों की, हमारे एंटरप्रेन्योर्स की। भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि देश की छवि खराब करने का कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा है। उन्होंने तमाम उदाहरण गिनवाए और कहा कि कांग्रेस देश को अपमानित करने के मौके तलाशती रहती है। आपको ये जो कांग्रेस की क्रिमिनल करतूत की क्रोनोलॉजी है, ये कोई बाई चांस नहीं है, बल्कि बाई चॉइस है। 2015 में जब लगभग 54 अफ्रीकी देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत में थे और एक बहुत ही गौरवशाली और बहुत ही ऐतिहासिक समिट चल रही थी, उस समय जो है वो अवार्ड वापसी अभियान चलाया जा रहा था। और फिर आपको याद होगा 2019-20 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति और उनके प्रतिनिधिमंडल भारत में थे और तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही थी, उस समय क्या चल रहा था? शाहीन बाग चल रहा था। शाहीन बाग में जो है वो हमारी कुछ बहनों को बैठाल दिया गया था और पूरे दुनिया में बदनाम करने के लिए कि साहब भारत में जो है वो अल्पसंख्यकों और मुसलमानों की नागरिकता खतरे में आ गई है। जेएनयू में क्या चल रहा था? भारत तेरे टुकड़े होंगे। G20 में जो है वो वसुदेव कुटुंबकम के साथ पूरी दुनिया के G20 देशों के जो है वो तमाम प्रतिनिधि यहाँ थे, राष्ट्राध्यक्ष थे। उस समय राहुल गांधी जी क्या काम कर रहे थे? भारत के अंदर और भारत के बाहर भी पूरी दुनिया में दुराग्रहपूर्ण दुष्प्रचार में लगे हुए थे
कि भारत में जो है वो लोकतंत्र खतरे में आ गया है, भारत का संविधान खतरे में आ गया है। ये दुष्प्रचार कर रहे थे, दुराग्रहपूर्ण दुष्प्रचार कर रहे थे और भारत को बदनाम करने में लगे हुए थे। और अभी एआई समिट, जिसमें कि लगभग 20 देशों के हेड थे, 118 देशों के प्रतिनिधि थे, उसमें आपने नंगा नाच किया। ये इसीलिए कहा ये बाई चांस नहीं है, बाई चॉइस है। और उसके पीछे उनकी जो सोच है, उनकी जो विकृत सोच है, जो उनकी जो है वो उनकी जो डिफाल्टेड डायनेस्टी के डपोर शंकों की सोच है, वो एक ही है। भारत मंडपम में आयोजित एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के विरोध पर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जयंत चौधरी ने इसे बदतमीजी की पराकाष्ठा करार देते हुए संसद के अंदर और बाहर विपक्ष की भूमिका पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को अब ये सोचना चाहिए कि सिर्फ एक बॉस को खुश करने के लिए क्या कुछ भी किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस के आंतरिक कल्चर पर भी सवाल उठाए। ये कोई व्यापार के दृष्टिकोण से कार्यक्रम नहीं हो रहा, ये प्लेटफॉर्म नौजवानों के लिए है, ये एआई पे डिस्कशन है। आप एक देश के साथ ट्रेड डील जो अभी संपन्न भी नहीं हुई, जिसके सारे पहलू सार्वजनिक नहीं हुए, आपको इतनी जानकारी हो गई कि आप विरोध में उतर आए सड़कों पे। तो अभी हो जान दीजिए डील को पूरी तरह किस तरीके से। और ये वैश्विक मंच था, यहाँ सिर्फ इंडिया यूएस ट्रेड डील का विषय ही नहीं था। तो एक विषय का एक प्लेटफॉर्म होता है, मौका होता है, तरीका होता है, सारी सीमाओं को उन्होंने लांदा है। और ये कल्चर की बात है, पार्टी में कल्चर क्या है, ये कांग्रेस पार्टी के लोगों को सोचना चाहिए कि अब सिर्फ एक बॉस को खुश करने के लिए कुछ ही कर लेंगे। नई दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन को अति अशोभनीय और निंदनीय बताया और कहा कि इस प्रकार का आचरण देश की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि नई दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट, जिसमें देश और विदेश के भी काफी प्रमुख लोग आमंत्रित थे तथा ये इवेंट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में था, इस दौरान जिन भी लोगों द्वारा अर्धनग्न होकर अपना रोष प्रकट किया गया, जिसमें अधिकतर कांग्रेसी युवा बताए जा रहे हैं, वह अति अशोभनीय और निंदनीय है। अगर ये सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नहीं होता तो अलग बात थी, किंतु समिट के दौरान ऐसा आचरण करना ये चिंता की बात है। अर्थात अपने देश की गरिमा और इमेज को ना बिगाड़ा जाए तो ये उचित होगा। बता दें कि एआई इम्पैक्ट समिट को तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में एक अहम आयोजन माना जा रहा है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सामाजिक, आर्थिक और नीतिगत प्रभावों पर चर्चा होनी थी। और ऐसे में समिट के दौरान हुए इस विरोध ने राजनीतिक हलकों में बहस छेड़ दी है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी ने एआई इम्पैक्ट समिट में युवा कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस पार्टी की कड़ी निंदा की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कल एआई समिट में युवा कांग्रेस ने हम सभी को शर्मिंदा किया। हमारी राजनीति किस दिशा में जा रही है और किसी को भी हमारे देश को नीचा दिखाने का अधिकार नहीं है। हमारी राजनीतिक मतभेद जो भी हों, हमें हमेशा दुनिया के सामने एकजुट चेहरा दिखाना चाहिए। और पश्चिम बंगाल में एसआईआर से जुड़े विवादों के बीच आज कोलकाता हाईकोर्ट में एक महत्वपूर्ण बैठक में विवादित आवेदनों के समाधान के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को मिलकर एक 7 सदस्यीय समिति बनाने पर विचार किया गया। इस समिति की देखरेख में राज्य के हर एक जिला न्यायाधीश मुख्य जिम्मेदारी संभालेंगे, तो वहीं जिला जजों की सहायता के लिए उनके अधीन 15 वरिष्ठ जिला जज तैनात रहेंगे। और अगर जरूरत पड़ी तो प्रक्रिया को रफ्तार देने के लिए सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीशों को भी इस काम में जोड़ा जाएगा। और इतना ही नहीं, इस प्रक्रिया में शामिल सभी न्यायिक अधिकारियों को जुडिशियल एकेडमी में 2 दिनों की विशेष ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अधिकारियों के अनुसार लगभग 56 लाख विवादित आवेदनों के निपटारे की प्रक्रिया अप्रैल के दूसरे सप्ताह में पूरे होने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि राज्य में एसआईआर में विसंगतियों को निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट सख्ती अपनाए हुए है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार पश्चिम बंगाल के एसआईआर में लॉजिकल
डिस्क्रिपेंसी के विवादित आवेदनों के निपटारे के लिए प्रशासन एक विशेष रूपरेखा तैयार कर रहा है। और इसी के साथ ही हमारा ये सांकेतिक समाचार यहीं खत्म होता है। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को अनुमति दें। नमस्कार।